मान लीजिए कभी भी दो सरफेस है, ठीक है, मान लो ये आपका ग्राउंड है, ठीक है? ये ग्राउंड है या एक सरफेस है, मान लो इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ। अब अगर दोनों में से किसी, तो ये ग्राउंड है, ये तो मूव करेगा, दोनों के अंदर रिलेटिव मोशन होता है। रिलेटिव मोशन मतलब एक दूसरे के कंपेयर में मोशन करता है, या टेंडेंसी ऑफ मोशन है। टेंडेंसी ऑफ मोशन का मतलब होता है इंपेंडिंग मोशन। देखो एक वर्ड मिलेगा आपकी नोटबुक टेक्स्ट बुक जब भी पढ़ेंगे, इंपेंडिंग मोशन। इंपेंडिंग मोशन का मतलब है ऐसा मोशन जो अभी पेंडिंग है। पेंडिंग क्या चीज होता है? जो आप करना चाहते हैं पर अभी किए नहीं है। मेरी बात समझ में आ रहा है? यानी इसको बोलते हैं टेंडेंसी ऑफ मोशन। इसको बोलते हैं टेंडेंसी ऑफ मोशन। इसका एग्जांपल जरा समझिए। टेंडेंसी ऑफ मोशन का हम नाम दे दिए इंपेंडिंग मोशन। ये देखिए, ये पोडियम है, मैं थोड़ा फोर्स लगाया, ये तो चल तो नहीं रहा है, पर जब फोर्स नहीं लगाया तब भी रेस्ट में था, जब फोर्स लगाया तब भी रेस्ट में। दोनों में अंतर क्या है? मेरा फोर्स लगाना, इसमें एक टेंडेंसी इसके अंदर जनरेट हो गया। कैसा टेंडेंसी? इस डायरेक्शन में जाने। समझ पा रहे हैं? तो ये कहलाएगा इंपेंडिंग मोशन। क्यों? थोड़ा और फोर्स लगा देंगे किधर जाने लग जाएगा। यानी कि इसके अंदर टेंडेंसी है, ये रेडी है मूव करने के लिए, किसी कारण से रुका हुआ है। और जब हम इसमें कुछ भी फोर्स नहीं लगा रहे तो ये प्योर रेस्ट में है, तब इंपेंडिंग मोशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी टेंडेंसी ही नहीं है जाने का। ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है अगर फोर्स लगे तो। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये वर्ड का मतलब समझे। इंपेंडिंग मोशन का मतलब समझ में आया? लो इधर-उधर ध्यान देने वाले हैं, कुछ लोगों का आंखें उधर होता है, बोर्ड इधर। इंपेंडिंग मोशन का मतलब समझ पाए? इंपेंडिंग मोशन का मतलब है बॉडी में फोर्स तो लग रहा है पर किसी कारण से बॉडी चल नहीं पा रहा है, तो यानी उसका मोशन पेंडिंग में है, या उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं टेंडेंसी ऑफ मोशन। तो अभी आप क्या लिखे कि फ्रिक्शन दो जगह होता है, या तो रिलेटिव मोशन हो या टेंडेंसी ऑफ मोशन हो, दोनों के बीच कोई टेंडेंसी ऑफ मोशन हो, तो इसमें फ्रिक्शन आता है इसको रोकने के लिए, रेजिस्ट करने के लिए। अब क्यों रोकने के लिए आता है? उसका दो थ्योरी है। पहला थ्योरी समझिए, हम लोग बोलते हैं दुनिया में कुछ भी स्मूथ नहीं होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हर चीजों में थोड़ा ना थोड़ा रफनेस है। जैसे ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, इसको अगर मान लो आप माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें, इसका अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू देखो, माइक्रोस्कोपिक व्यू का मतलब आप इसको माइक्रोस्कोप से देख रहे हो, ऐसा समझिए। तो अगर मान लीजिए इसको अगर माइक्रोस्कोप से आप देख रहे हैं तो ऊपर वाला सरफेस जो है ये ऐसा दिखेगा, और नीचे का जो आपको नीचे का जो फ्लैट दिख रहा है वो भी फ्लैट नहीं दिखकर आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो एक दूसरे से ऐसा लॉक हुआ है, इंटरलॉकिंग हो चुका है। कोई भी दो सरफेस है, जैसे देखो मेरी एक हथेली दूसरे हथेली पे रखा हुआ, आपको देखने में लग रहा है ये सरफेस प्लेन, ये सरफेस प्लेन, पर इसी को अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे ये एकदम प्लेन नहीं है, इसमें ना रफनेस है, ऊपर नीचे, इसमें भी ऊपर नीचे, दोनों एक दूसरे क्या हो गया? इंटरलॉक हो गया। कैसा? जैसे ये इंटरलॉक हो गया। अब देखो कोई बॉडी आगे जाना चाहेगा, दूसरा रोकेगा। यही होता है अगर दोनों में से कोई भी बॉडी अगर आगे जाना चाहे, मान लो ये आगे जाना चाहे, तो ये इंटरलॉकिंग का उसमें रुकावट मिलता है, उसी को हम लोग फ्रिक्शन बोल देते हैं, है ना? ये हो गया, ये यहाँ पे इंटरलॉक हो जाता है, इंटरलॉक हो जाता है। अब समझिए इंटरलॉक होने के बाद भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे सरफेस एरिया बहुत कम है। इंटरलॉक होने का मतलब बहुत कम सरफेस एरिया हो गया और पूरे बॉडी का मास लग रहा है। इंटरलॉकिंग के साथ हीट भी रहता है। यहाँ पे कोई बॉडी किसी के ऊपर जितना जोर से दाबोगे उसमें थोड़ा हीट जनरेट होगा, और उस हीट के कारण यहाँ पे वेल्डिंग हो जाता है, उसको बोलते हैं कोल्ड वेल्डिंग। इस इंटरफेस के कारण एक फेनोमेनन होता है जिसको बोलते हैं कोल्ड वेल्डिंग। मेरी बात समझ पा रहे हो? यानी जैसा वेल्डिंग करते हैं कि बाहर से हीट देकर दो चीजों को टच कर देते हैं। अब मानो ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक है, यहाँ पे भी हीट करो, यहाँ पे भी हीट करो, दोनों को थोड़ा ऐसा सतह पे छोड़ दो, दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे। सेम वही बातें हैं यहाँ पे भी। कोई भी दो सरफेस माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उसके अंदर एक तरीके से वेल्डिंग हो जाता है जिसको बोलते हैं कोल्ड वेल्डिंग।
और इसी कोल्ड वेल्डिंग के कारण यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स महसूस होता है। एक तो ये थ्योरी है मॉडर्न थ्योरी, ये मतलब क्लासिकल थ्योरी है, पहले यही माना जाता था। मॉडर्न थ्योरी में क्या है, मॉडर्न थ्योरी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंसेप्ट। वो क्या बोला कि जैसे इसमें थोड़ा भी मूवमेंट आता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी, तो उसमें थोड़ा फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन होने के कारण या कोल इंटरलॉक होने के कारण, हीट जनरेट होने के कारण किसी एक का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर दूसरे में चला जाता है। मेरी बात समझ में है? तो अगर इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर उसमें चला गया तो एक बन जाता है नेगेटिव चार्ज, एक बन जाता है पॉजिटिव चार्ज। देखिए इसके अंदर यहाँ पर अगर हीट जनरेट होता है तो मान लो इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया एक्साइटेड होकर, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज किया वो बन गया नेगेटिव चार्ज, और जो पॉजिटिव चार्ज जो गेन किया वो बन गया नेगेटिव चार्ज। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा नेगेटिव चार्ज, जो गेन करेगा पॉजिटिव चार्ज, उल्टा में बोलती है, जो गेन करेगा वो नेगेटिव और जो लूज करेगा वो पॉजिटिव है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और समझेंगे। इसके कारण क्या हुआ, प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो ये अगर आगे जाएगा, ये आगे जाएगा, जाने नहीं देगा, उसको खींच कर रखेगा। इसी कारण से अब नए थ्योरी में अपना फंडामेंटली कितने टाइप का फोर्स है, 4। तो कोई बोले फ्रिक्शन कौन सा फोर्स है, तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। समझ पा रहे हैं? और पहले जमाने में इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तब भी बोला जाता था क्योंकि सारा फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशन तो है न्यूक्लियर है नहीं, तो बचा कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कुल मिला के देखो मॉडर्न थ्योरी देखोगे तो हर फोर्स में चार्ज इन्वॉल्व है। हम लोग जो बोलते हैं कि एक सरफेस है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक उसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाया, पर क्यों लगाया है इसका तो हम लोग जवाब नहीं देते। कहीं ना कहीं चार्ज इन्वॉल्व होता है, इसी कारण से फोर्स लगाता है, क्योंकि ये सारा फोर्स कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ओरिजिन चार्ज या चार्ज का मूवमेंट ही होता है। मेरी बात समझ पाए? ठीक, तो अभी हमें इतनी डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ मुझे उसमें लिख लीजिए फ्रिक्शन फोर्स इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो आपको थ्योरेटिकल कहीं पे आ सकता है अपने एग्जाम में कि फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। फ्रिक्शन कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब बहुत ध्यान समझिए, ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं समझा रहा था आपको, सिर्फ एक ही बात अभी समझने की जरूरत है। फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन फोर्स बोलो या सिर्फ फ्रिक्शन बोलो, बात देखिए। फ्रिक्शन जो है ये एक रेजिस्टिव फोर्स है, ये एक रेजिस्टिव फोर्स है, ठीक। रेजिस्टिव फोर्स है, पर किस चीज का रेजिस्टिव है, तो रेजिस्टिव फोर्स फॉर रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन होता है तो उसमें ये फोर्स आ जाता है। अब बहुत ध्यान समझिए, एक कहानी लेते हैं, इस कहानी को समझोगे तो आगे फ्रिक्शन को समझना आसान हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन में भी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा। उसके लिए एक छोटा सा कहानी है, बहुत ध्यान समझिए। आपका घर है, इसमें ये अलमीरा है, अलमीरा समझते हैं आप, जहाँ पे सामान वगैरह रखते हैं, इस तरीके से। घर में बहुत नन्हा मुन्ना बच्चा है, आपके घर में भी होगा, आप भी पहले नन्हा मुन्ना ही थे। तो एक नन्हा मुन्ना ये चाह रहा है इसको धकेलना। छोटा बच्चा क्या करता है, घर में सामानों को ऐसे धकेलते रहता है ना, पर ये हिल नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा, ये बच्चा ना पढ़ा लिखा है, आगे जाकर फिजिक्स पढ़ने वाला है, तो फोर्स लगाते समय एग्जैक्ट वैल्यू बता देता हम कितना फोर्स इस पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये फोर्स लगा रहा है, ये जो इंसान है, ये बच्चा, ये फोर्स लगा रहा है, मान लो 1 न्यूटन, ठीक। 1 न्यूटन फोर्स लगा है, तो मैं इसका नाम बॉक्स रखता हूं जो मिला है, पर 1 न्यूटन का कारण बॉक्स मूव नहीं किया, बॉक्स इज इन रेस्ट, बॉक्स रेस्ट में ही। अब अगर इस कंडीशन के लिए हम एफबीडी बना दें, इस कंडीशन के लिए एफबीडी बनाए, तो बहुत ध्यान से समझिए। ये आपका एक बॉक्स है, जितना भी मास है इसमें आगे की ओर लग रहा है 1 न्यूटन, और आप बोल रहे हो ये रेस्ट में है। क्या ये न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग पॉसिबल है क्या? नहीं, कोई फोर्स लगा तो उसे चलना पड़ेगा, या इस फोर्स को कैंसिल होना पड़ेगा कहीं से, तभी जीरो होगा।
तो यानी हमें समझ में आ गया इधर एक 1 न्यूटन का फोर्स, तभी 1 न्यूटन कैंसिल हुआ बॉडी रेस्ट में, पर ये 1 न्यूटन तो दिख नहीं रहा, आंसर यही 1 न्यूटन क्या है, फ्रिक्शन। समझ पा रहे हैं, यही 1 न्यूटन जो है यही है फ्रिक्शन फोर्स। जैसे दो सरफेस कांटेक्ट में आएगा तो वहां पे अपने आप एक नॉर्मल फोर्स आ जाएगा, सेम उसी तरीके से दो सरफेस अगर कांटेक्ट में है और उसके पास रिलेटिव मोशन हो रहा हो या इसका टेंडेंसी हो, ये टेंडेंसी है ना, जो आगे जाने की टेंडेंसी, तो उसके अंदर अपने आप एक फोर्स आ जाएगा जिसका नाम क्या है, फ्रिक्शन। जब ये बच्चा नहीं धकेल रहा था तब फ्रिक्शन नहीं था, क्योंकि तब का एफईडी, मान लो जब अगर ये बच्चे को हम गायब करते हैं 1 सेकंड के लिए, मान लो ये बच्चा गायब हो गया, अब अगर इसका एफईडी बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, बोलोगे ये एक बॉक्स है, ना इधर कोई फोर्स ना इधर कोई फोर्स, जो लगाना है वर्टिकल लगाइए, नॉर्मल लगाइए, तो इसीलिए ये रेस्ट में है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। पर ये बच्चा के आ जाने से दिक्कत है। मेरी बात समझ पा रहे हैं, बच्चे के आ जाने से दिक्कत है। तो जैसे ही बच्चा आया मतलब 1 न्यूटन का फोर्स आया, 1 न्यूटन का फोर्स आया तो उसमें फ्रिक्शन भी आ गया। इतनी बातें समझ पाए? अच्छा, अब वो ध्यान समझिए, ये फ्रिक्शन फोर्स क्या कांस्टेंट फोर्स है या वेरिएबल फोर्स? तो इसको चेक करने के लिए इसका एक बड़ा भाई आ गया, देखिए थोड़ा हाइट में भी बड़ा है, इसने फोर्स लगाया, घर वाला सब पढ़ा लिखा, ये 1 न्यूटन ये भी लगाया, मान लो 2 न्यूटन लगने के बाद भी बॉक्स रेस्ट में ही है। अब जरा एफईडी बनाने की कोशिश करो, दोनों बच्चा मिलाकर इस बॉक्स में कितना फोर्स लगा रहा है, 3 न्यूटन, फिर भी अगर ये रेस्ट में है यानी फ्रिक्शन कितना है, 3 न्यूटन इधर लगा, यानी ये क्या, फ्रिक्शन फोर्स अपने आप को चेंज भी करता है। फ्रिक्शन के पास इंटेलिजेंस है, वो देखता है कि अगर मुझे 3 न्यूटन लग रहा है तो 3 न्यूटन से रोक रहा है, वाले 1 न्यूटन आगे ले जाना चाह रहा था तो 1 न्यूटन लगा के रोका, यानी फ्रिक्शन अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है। क्या मेरी बात समझ पाए? लेकिन क्या चेंज करते ही रहेगा, कितना भी फोर्स लगा ले ये नहीं चलेगा, आंसर है चलेगा तो जरूर। जैसे हमने थोड़ा सा फोर्स लगाया नहीं चला, थोड़ा और लगाया नहीं चला, थोड़ा और लगाया नहीं चला, पर मैं कसम खा लूं चलाना ही है तो बहुत जोर से लगाऊंगा, चलेगा। इसी तरीके से दोनों बच्चे को परेशान देखकर इनके मम्मी पापा, और जब ये आए तो मम्मी के दर से तो सब चलता है। देखिए ये मान लीजिए 1 न्यूटन और फोर्स ऐड कर दी, जैसे ही 1 न्यूटन हुआ मान लो ये मूव करना चालू हो गया, यानी कि ये बॉक्स पे जब इधर लगा 4 न्यूटन का फोर्स, तब ये बॉक्स स्टार्ट हो गया मूव करना, इसको बोलेंगे जस्ट स्टार्ट टू मूव, यानी अब क्या फ्रिक्शन गायब हो गया या फ्रिक्शन है पर 4 न्यूटन नहीं, दो बातें हो सकती है, या तो फ्रिक्शन लगना ही बंद हो गया हो, मम्मी के दर से गायब हो गया फ्रिक्शन, तो 4 न्यूटन आगे लगा, बॉडी आगे चला गया, या दो बातें हो सकती है। एक और कौन सी बात है कि फ्रिक्शन रहा पर 4 न्यूटन के बराबर नहीं है, थोड़ा कम है, आंसर क्या है बताइए? फ्रिक्शन गायब तो नहीं होगा, फ्रिक्शन का वैल्यू कम हो रहा है, कितना कम है, फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू यहीं तक है उसके पास, तो अभी भी वो कितना चलेगा, 3 न्यूटन ही फोर्स लगा पाया, तो फाइनली 4 न्यूटन यानी थोड़ा इधर ज्यादा फोर्स, इसलिए बॉडी इधर चल पाया। क्या बात समझ पाए? इस एग्जांपल से दो बातें समझ पाए, क्या क्या? पहली बात, फ्रिक्शन हमेशा नहीं होता है कोई भी सरफेस, जैसे कांटेक्ट फोर्स नॉर्मल हमेशा होता है, बॉडी चले रुके, अगर एक सरफेस उसके ऊपर दूसरा सरफेस, इसमें नॉर्मल लगेगा, अगर स्ट्रिंग टाइट है तो उसमें टेंशन हमेशा रहेगा, तो अगर कोई स्प्रिंग है उसमें लेंथ चेंज हुआ तो स्प्रिंग फोर्स हमेशा रहेगा, ग्रेविटेशन हमेशा रहेगा, पर फ्रिक्शन हमेशा नहीं रहेगा। फ्रिक्शन आएगा कब? जब रिलेटिव मोशन हो रहा हो या होने का क्या हो, टेंडेंसी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? जब वो आएगा तो उसकी वैल्यू भी फिक्स नहीं, उसकी वैल्यू कितना भी हो सकता है, डिपेंड करेगा हमारा अप्लाइड फोर्स के, उस टाइम तक तो अप्लाइड फोर्स के बराबर रहेगा, पर उसका एक लिमिट है, उस लिमिट के ऊपर नहीं जा सकता, जो मैक्सिमम लिमिट है इसी बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन,
इसी का नाम है लिमिटिंग फ्रिक्शन। अभी मैं एक एक चीजें लिखा हूं, यहाँ आप सिर्फ चीजों को एक बार समझ लीजिए। लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक। अच्छा, ये तो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है या उस टाइम का फ्रिक्शन है जिस टाइम पे बॉडी जस्ट स्टार्ट टू मूव होता है, मूव करना जस्ट स्टार्ट। अब समझिए हम ना टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन बनाए, यानी फ्रिक्शन का कुछ नाम रखे। हम बोले जब तक बॉडी रेस्ट में है ना, जब तक बॉडी रेस्ट में है तब तक फ्रिक्शन का नाम रखेंगे स्टैटिक्स। रेस्ट का मतलब होता है स्टैटिक, रेस्ट को ही बोलते हैं स्टैटिक। तो जब तक बॉडी रेस्ट में उस फ्रिक्शन का नाम क्या रखेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब बॉडी मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, मूविंग, तो उसको बोलते हैं डायनामिक या काइनेटिक। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ब्रॉडली यानी मोटा मोटा फ्रिक्शन दो टाइप का है। रुका हुआ ऑब्जेक्ट में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो स्टैटिक्स, और मूविंग ऑब्जेक्ट में जो लग रहा है उसका नाम काइनेटिक। समझ पा रहे हैं? अच्छा, क्या रुका हुआ हमेशा लगेगा? स्टैटिक्स फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट होगा? आंसर नहीं। अगर बच्चा फोर्स नहीं लगाता, जैसे इस पर अभी कोई फोर्स नहीं लगा है, तो अभी इस पे कौन सा फ्रिक्शन है? आंसर कोई सा फ्रिक्शन नहीं, फ्रिक्शन ही नहीं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसमें कोई टेंडेंसी नहीं है मोशन करने। फ्रिक्शन तभी आएगा जब टेंडेंसी आएगा, ठीक है? तो स्टैटिक्स फ्रिक्शन जो है इसकी वैल्यू 0 भी हो सकता है, यानी कुछ भी नहीं, और उससे लेकर एक मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है जिसको आप नाम रखें लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो 0 से लेकर फ्रिक्शन FL में बोल दे रहा हूं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक्स फ्रिक्शन यानी कि वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू 0 से लेकर एक मैक्सिमम वैल्यू तक होती है। क्लियर है ये बात? अच्छा, काइनेटिक के बारे में समझो। ये मान लो 4 न्यूटन से चला, 3 न्यूटन लग रहा है उसका फ्रिक्शन। अब ना ये और ज्यादा कोई फोर्स लगा, ये और तेज चले, अगर इसकी स्पीड बढ़ जाए, स्पीड इंक्रीज करके, इस स्पीड इंक्रीज की, ये जो 4 न्यूटन लगाया था इसकी जगह में 20 न्यूटन लगा दिया। अब सोचो ये 4 न्यूटन को बढ़ाकर आप 20 न्यूटन कर दो, तो ये फ्रिक्शन पे क्या इफेक्ट होगा? क्या वो 3 न्यूटन ही रहेगा? 3 न्यूटन से कम हो जाएगा या 3 न्यूटन से ज्यादा हो जाएगा? आंसर हमने पहले ही समझ लिया है, 3 न्यूटन उसका लिमिट है, मैक्सिमम है, इससे ज्यादा होने से ज्यादा। बस समझ पा रहे हैं? एक्चुअल में प्रैक्टिकल में देखा गया ये वैल्यू थोड़ा कम हो जाता है, ये जो है ना 2.9 हो जाएगा, और ये हमेशा फिक्स रहेगा। अब ये 20 न्यूटन से मूव कराओ और स्पीड बढ़ा दो, इसको 30 न्यूटन कर दो और स्पीड बढ़ा दो, मतलब ये पहले 10 की स्पीड से चल रहा था, मान लो 1000 की स्पीड से चलने लगे, कितनी भी स्पीड से चले अब ये फ्रिक्शन फिक्स हो जाएगा। समझ पा रहे? पर चलते चलते मान लो ये अप्लाइड फ्रिक्शन का वैल्यू 3 से कम हो जाए, फिर से कभी चलते चलते ये फोर्स की वैल्यू फिर से अगर 2 न्यूटन हो जाए, फिर से ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर एक्टिव हो गया अब 2 न्यूटन, स्टैटिक्स फ्रिक्शन आ गया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इस एग्जांपल से एक बात समझना है कि काइनेटिक फ्रिक्शन यानी मूविंग ऑब्जेक्ट का फ्रिक्शन हमेशा फिक्स होता है, और वो लिमिटिंग से थोड़ा कम। और थोड़ा कम क्यों हो जाता है? कम इसलिए होता है कि एक बार कोल्ड वेल्डिंग टूट जाता है तो चलाना मुश्किल हो जाता है। इसका एग्जांपल समझो। जैसे रोड पे मानो आपकी गाड़ी रुका हुआ है, पड़ा हुआ है, किसी कारण से रुक गया, अब उसको धकेल कर चलाना है, तो रुका हुआ को जस्ट स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा, पर एक बार चलना चालू हो गया तो थोड़ा सा भी धक्का देकर उसे चला सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो कोई चीज जब रुका हुआ था तो उसको स्टार्ट करने में शुरू में थोड़ा ज्यादा फोर्स लगता है, इसीलिए यहाँ 3 न्यूटन तक वो स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन एक बार स्टार्ट हो गया, एक बार मूविंग चालू हो गया तो 3 न्यूटन से थोड़ा कम हो जाता है। क्या मेरी बात समझ पाए? ये सारी बातें क्लियर है? अब छोटा छोटा पॉइंट बनाकर हम लोग सारी बातों को लिखते चले जाएंगे, ठीक है? ओके, अगर कुछ डायग्राम बनाना है तो बस ये बच्चे का बना देंगे, बच्चा खुश हो जाएगा, बाकी इससे संबंधित मैं चीजों को लिखाते जाएगा। डायग्राम के साथ तो ये लिखेंगे, है ना? कैसे लिखेंगे देखिए।
ये बॉक्स रेस्ट में है, ये भी जब फोर्स लगाया स्टील बॉक्स इज इन रेस्ट, ये जब फोर्स लगाया तो बॉक्स जस्ट स्टार्ट टू मूव। अब वो ध्यान दें कि मैं एक टेबल बना रहा हूं यहाँ पे, मैं यहाँ लिख रहा हूं अप्लाइड फोर्स, उसके नीचे मैं लिख रहा हूं फ्रिक्शन फोर्स, उसके मैं लिख रहा हूं कंडीशन ऑफ मोशन, कंडीशन ऑफ मोशन। ठीक, बहुत ध्यान देखिए, पहले अप्लाइड फोर्स कितना था, आंसर है 1 न्यूटन, बच्चे ने सिर्फ फोर्स लगाया था पहले तो 1 न्यूटन। कंडीशंस क्या था, बॉक्स रेस्ट में था या इंपेंडिंग मोशन था। ठीक, तो मुझे बताइए फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितना था, सिर्फ जब 1 न्यूटन फोर्स लगा था बॉक्स पे 1 न्यूटन था, समझ पा रहे हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स भी हो गया 1 न्यूटन। यानी ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स इक्वल होता है जब बॉडी रेस्ट में होता है। आगे आ जाइए, अप्लाइड फोर्स एक और बच्चा लगा देगा तो 2 न्यूटन, टोटल हो गया 3 न्यूटन, 3 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स भी है 3 न्यूटन, क्यों, क्योंकि बॉक्स रेस्ट में। अब हमारा अप्लाइड फोर्स एक और फोर्स लगने का कारण हो गया 4 न्यूटन, और फ्रिक्शन स्टिल 3 न्यूटन है, और इसीलिए बॉडी आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट किया, तो जस्ट स्टार्ट या बिगन टू मूव। अब बहुत ध्यान समझिए, इसमें ये तीनों जो कंडीशन है, ये जो तीनों कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन का नाम होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। पर स्टैटिक फ्रिक्शन में भी ये पॉइंट जो है जस्ट स्टार्ट टू मूव, उस पॉइंट का नाम है लिमिटिंग, यानी वो मैक्सिमम। अगर सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट का बात करें तो ये है फ्रिक्शन, ये जो है ये फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, अब इससे कम नहीं हो, ज्यादा नहीं हो सकता, ये है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम फ्रिक्शन। सीधा समझिए मैक्सिमम फ्रिक्शन, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, चाहे स्टैटिक्स हो या काइनेटिक्स। इस मैक्सिमम फ्रिक्शन का नाम एक और रख दिए हैं लिमिटिंग, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब ध्यान से समझो, ये अप्लाइड फोर्स कितना भी हो जाए अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 4 न्यूटन की जगह मानो 6 न्यूटन लगा दिए, पर ये मूव करना स्टार्ट हुआ तो अगले पर जैसे मूव करेगा इसकी फ्रिक्शन थोड़ा कम हो जाएगा, 3 न्यूटन से कम होकर 2.9 न्यूटन हो जाएगा, और बॉडी कंटिन्यू मूविंग है, बॉडी जो है वो कंटिन्यू मूविंग है। लाइक करने का तो खत्म हो गया, इस सारी समस्याएं से फिजिक्स क्लास में होता है, बाकी क्लास में फिजिक्स क्लास। अच्छा, मेरे अंदर एक ना मन में वो क्वेश्चन आ रहा है, कल भी आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया ना घर पे, इसी का से सब लास्ट में जरा बोल दो ना मैडम को, यस सर, ठीक है ना। चलिए टेबल जो भी ये चीजें समझ गए, नीचे कहानी लिखते हैं, थोड़ा थोड़ा कहानी लिखते हैं, पॉइंट बना के कहानी लिखते चले जाइए।
ठीक है। देखिए आपको तो कोई एग्जाम देना नहीं है, आपको चीजें बस जितना समझना है उतनी बातें निकालना है। तो पहला पॉइंट बना के लिखिए, एग्जाम नहीं देना मतलब बोर्ड एग्जाम नहीं देना है, तो लिखने वाले का टिल द टाइम, पहली पॉइंट लिखिए टिल द टाइम, till the time body remain in rest, body remain in rest, comma लगाइए, the friction force acting on body, the friction force acting on body is known as static friction. दूसरा पॉइंट लिखिए, the maximum value of friction, the maximum value of friction, the maximum value of friction, ब्रैकेट लिख लीजिए statics, the maximum value of friction is known as limiting friction, is known as limiting friction. लिमिटिंग फ्रिक्शन का ना अभी से एक सिंबल बनाया करेंगे, ठीक है, FL करके। आप कुछ भी सिंबल बना दीजिए, अभी से पूरा चैप्टर एक सिंबल में चलेगा। कुछ एक सिंबल बना देते हैं, F फोर्स और लिमिटिंग L, तो FL जैसा कुछ बना दीजिए, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बनाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट बनाते हैं। अच्छा, लिमिटिंग फ्रिक्शन पहचानेंगे कैसे, ये बहुत जरूरी है पहचानना, क्योंकि फॉर्मूला सिर्फ लिमिटिंग फ्रिक्शन का, स्टैटिक्स का अलग से नहीं है, क्योंकि स्टैटिक्स का वैल्यू फिक्स ही नहीं है, स्टैटिक्स फ्रिक्शन का वैल्यू फिक्स ही नहीं है। एक सेकंड, हमारा बोर्ड स्टार्ट, हाँ देखिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन का हम लोग जो सिंबल बना रहे हैं, ऐसा कीजिए, फ्रिक्शन है ना, ठीक है, तो F के साथ L लगा दीजिए, इससे ये पता चलेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, FL लगा दीजिए, कुछ भी सिंबल लगा दीजिए जो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन दिखाए, ठीक है। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन का पहचान कैसे, कब लगाएंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो पहला तो पहचान है कि मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए, दूसरा पहचान है उस समय बॉडी जस्ट बिगिन टू मूव या जस्ट स्टार्ट टू मूव। समझ पा रहे हैं? इस बात को आप अपनी भाषा में लिखिए, एग्जाम में यही काम आएगा क्वेश्चन में कि कैसे पहचानेंगे अभी का फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जब बॉडी जस्ट स्टार्ट टू मूव होगा या जस्ट बिगिन टू मूव होगा, मोशन जस्ट बिगिन होगा, तो उस समय की फ्रिक्शन को, उस समय की फ्रिक्शन को, यानी इस फ्रिक्शन का नाम, इस फ्रिक्शन का नाम हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। सिंबल हम बना दिए F है, क्लियर है। चलिए तीसरा पॉइंट लिखिए, आप लोग लिखिए ना, इस बात को मेंशन कीजिए ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे पहचानोगे, बॉडी जस्ट स्टार्ट टू मूव। चलिए लास्ट वन लिखिए, when body start moving, when body start moving, comma, friction acting on body, friction acting on body is known as, friction acting on body is known as kinetic friction, is known as kinetic friction, is known as kinetic friction। ओके, अच्छा ये डायग्राम भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं इसके बाद ये आपको समझा रहा था कि अब ये 4 न्यूटन के बाद कितना भी फोर्स लगे, मान लो 5 न्यूटन लगा, 6 न्यूटन लगा, जितना भी न्यूटन लगा, ये लगते चला जाएगा, पर अपना फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा, 2.9 में एग्जांपल दे रहा हूं, थोड़ा कम हो गया इससे, और बॉडी कंटिन्यू मूविंग है,
ये सारा कंडीशन जो है, ये सारा कंडीशन, ये कंडीशन कहलाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। ये सारा कंडीशन क्या कहलाया जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो मूविंग बॉडी का फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा स्टैटिक से कम होगा ऐसा जो नहीं है, लिमिटिंग से कम होगा, क्योंकि स्टैटिक तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। जल्दी से एक टेबल बना ले। टेबल आपको एक एग्जांपल दे देगा, तो वैल्यू के साथ सोचने में आसानी होगा। यहाँ तक हो गए। आइए एक दो बातें और बहुत ध्यान से समझिए। तो एग्जाम में अगर आपको फ्रिक्शन निकालना पड़े तो मे भी काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना पड़ सकता है, मे भी स्टैटिक्स निकालना। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है, इसका कुछ फार्मूला होगा, क्यों? इसका वैल्यू फिक्स है, उस फार्मूले से निकल जाएगा। और अगर स्टैटिक्स निकालना है तो देखो स्टैटिक्स का वैल्यू चेंज हो रहा है, कभी तो 1 न्यूटन है, कभी 3 न्यूटन है, कभी फिर से 3 न्यूटन। अच्छा कुछ नहीं लगा होता तो 0 होता, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फिक्स वैल्यू ही नहीं, इसका कोई फार्मूला भी नहीं है। फार्मूला किस चीज का है? इसका। हम स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू तो निकाल सकते हैं कि कितनी फ्रिक्शन मैक्सिमम लगा सकता है, जिसका नाम लिमिटिंग फ्रिक्शन है। पर स्टैटिक्स का वैल्यू कितना होगा तो जनरल केस में वही होगा जो अप्लाइड है, वही है जो अप्लाइड। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलिए ये सारी बातें हम लोग नोट करेंगे आगे। तो मैं आगे बढ़ता हूं, आपको यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। ओके एक पॉइंट सिर्फ इसके नीचे ये लिख लीजिए, क्या लिखेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है, लिमिटिंग फ्रिक्शन is always greater than equal to kinetic friction। अब वो लोग सर ग्रेटर देन फिर इक्वल टू कैसे होगी? तो देखो जस्ट स्टार्ट टू बिगिन जो है ना, वहां काइनेटिक भी है, क्यों? काइनेटिक बॉडी मोशन में तो है, पर कैलकुलेशन होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसका काइनेटिक फ्रिक्शन छोटा हो जाएगा। ये एक पॉइंट समझ गए। लेकिन अगर तुमसे कोई दो तरीके से पूछे, बोले लिमिटिंग नहीं, मुझे बताओ स्टैटिक्स और काइनेटिक में ज्यादा कौन? लिमिटिंग नहीं पूछे तो आप एज्यूम करके चलोगे कि स्टैटिक्स का मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं और काइनेटिक का भी मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, तो काइनेटिक तो कांस्टेंट है पर स्टैटिक्स का ही तो लिमिटिंग है मैक्सिमम। तो यहां पर भी ये कंडीशन डाल सकते हैं, पर पहला प्रेफरेंस ये रहेगा, मोर टेक्निकल समझना है तो स्टैटिक्स टू बी 0 भी हो सकता है। तो स्टैटिक्स हमेशा ज्यादा हो ऐसा नहीं है, जिसमें ऑलवेज नहीं ले सकते, यहां पर ऑलवेज लिख सकते हैं, यहां पे नॉट ऑलवेज, यहाँ पे ऑलवेज नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ एज्यूम किए हैं कि काइनेटिक का मैक्सिमम लिए। बातें समझ पा रहे हैं? ये सारी चीजें क्या है, सेम स्टेटमेंट कई बार आपको लगता है कि सही है, कई बार लगता है गलत है, उसके पीछे एक छोटा सा रीजन है जो आपको अभी समझ में आ गया। स्टैटिक्स हमेशा ज्यादा नहीं होगा, पर स्टैटिक्स का एक स्पेशल कंडीशन, जब वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे तब ज्यादा काइनेटिक्स हो जाएगा। ठीक, आइए अब हम लोग फॉर्मूला सीखते हैं जिसे न्यूमेरिकल करेंगे। हेडिंग बनाइए लॉ ऑफ स्टैटिक्स फ्रिक्शन, लॉ ऑफ स्टैटिक्स फ्रिक्शन।
आई लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का ठीक है सर। लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या बोलता है? बोलता है लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, याद रखिए नाम लिखा हुआ लिमिटिंग, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन। या हम बोल सकते हैं FL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S। मैं अभी स्टैटिक्स नहीं बोल रहा हूं, स्टैटिक्स का सिर्फ एक कंडीशन बोल रहा हूं, मैक्सिमम कंडीशन। हमेशा फॉर्मूला ये नहीं लगेगा। इस प्रोपोर्शनलिटी को जब हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट का सिंबल कुछ म्यू होता है। अब मुझे बताओ लिमिटिंग फ्रिक्शन है क्या? काइनेटिक है स्टैटिक्स, तो स्टैटिक्स तो यहां पर सिंबल S लगा देते, ये स्टैंडर्ड सिंबल और ये हो जाता है फॉर्मूला जहां पर म्यू S क्या है? तो पहली बात म्यू S एक कांस्टेंट, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी को हटा गया है। इस कांस्टेंट का अपना नाम है, जैसे ग्रेविटेशन कांस्टेंट का अपना नाम था, बहुत सारे कांस्टेंट का अपना नाम है। इस कांस्टेंट का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। समझ पा रहे? इसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ, अच्छा स्टैटिक्स है तो स्टैटिक्स बोलो, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक्स फ्रिक्शन। तो भाई साहब ये वैल्यू कहां से आता है? तो आंसर ये मटेरियल पे डिपेंड करता है और उसकी सरफेस कितना स्मूथ है उस पे डिपेंड करता है। यानी ये जो है ये प्रॉपर्टी है एक तरीके से, किस चीज का प्रॉपर्टी? सरफेस का। कौन सा सरफेस है, किस मटेरियल का बना हुआ है, उसका रफनेस कितना है, ये है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब ऐसा समझिए कि उस पे डिपेंड करता है, प्रॉपर्टी ऑफ बोथ सरफेस इन कांटेक्ट। जो दो सरफेस है उसके बीच ये एक फिक्स प्रॉपर्टी होगा। जैसे बहुत ध्यान समझिए, एक मेरा हाथ है और ये एक मोबाइल है, अब ये रख के इस दोनों के बीच एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट बनेगा जो भी है, मान लो 0.2। अब यह एक सरफेस वही है, दूसरा बॉडी अगर बदल गया तो म्यू का वैल्यू भी बदल जाएगा। बात समझ पा रहे हैं स्टैटिक्स की? तो ये जो प्रॉपर्टी है दोनों के सरफेस मिलाकर, अच्छा मान लो यही मोबाइल यही है और अब इसमें थोड़ा मैं रफ कर दूं तो यही दोनों सरफेस पर म्यू बदल जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो सरफेस का फिनिशिंग कैसा उस पे डिपेंड करेगा, सरफेस का मटेरियल कैसा उस पे डिपेंड करेगा। आयरन के लिए अलग होगा, कॉपर के लिए अलग होगा, वुड के लिए अलग होगा। और वही वुड में अगर हम प्लेन कर देंगे तो अलग होगा, थोड़ा रफ छोड़ेंगे तो अलग होगा। समझ पा रहे हैं? चलिए तो एक लाइन में समझ गए कि सरफेस जो है बोथ सरफेस इन कांटेक्ट उस पे डिपेंड करता है। पर अभी भी ये सिर्फ मिला लिमिटिंग फ्रिक्शन, पूरा स्टैटिक्स नहीं मिला। तो बाकी स्टैटिक जो है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। तो हम लोग लिखेंगे इफ अप्लाइड फोर्स is less than limiting friction, बताओ बॉडी चलेगा या नहीं चलेगा? सोचो, जितना लिमिटिंग फ्रिक्शन है उससे कम फोर्स लगा रहे हो, बॉडी चलेगा या रेस्ट में रहेगा? रेस्ट में रहेगा। तो रेस्ट में है क्यों? क्योंकि जितना आपने फ्रिक्शन आपने जितना फोर्स लगाया उतना फ्रिक्शन कैंसिल। तो इस केस में आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन वो इक्वल हो जाएगा अप्लाइड फोर्स। ये बातें समझ पा? ये बातें समझ पा? तो देखिए ये तो एक कांस्टेंट है, गिवन रहेगा। पूरा कहानी फ्रिक्शन फिर से नॉर्मल पे डिपेंड करेगा, यही मैं समझा रहा हूं। पूरी कहानी सिर्फ और सिर्फ आपको नॉर्मल पे डिपेंड करेगा।
आई। यहाँ तक करें। सेम यही बातें हम लोग करेंगे काइनेटिक के लिए भी। यहाँ तक देखने के बाद हेडिंग बनाइए लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन में कुछ भी नया नहीं है भाई, सब भी वही बोले कि हमारा जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, हमारा जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, इस काइनेटिक फ्रिक्शन डायरेक्ट डिपेंड करेगा नॉर्मल पे, सिर्फ सिंबल बदलते जाइए, कहानी सेम रहेगा। तो अभी हम लोग फ्रिक्शन को एफ के से दिखा दे रहे हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। फिर से कांस्टेंट हटाए, फिर से यहाँ पर हमें लाना था एक कांस्टेंट, इस बार हम म्यू के बोल देंगे और हम लोग बोलेंगे म्यू के जो है एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये भी दोनों सरफेस पे ही डिपेंड है। समझ पा रहे हैं? और यहाँ इसको बनने से कोई मतलब नहीं। और ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट होता है, इसको बदलना। चलिए इसको लिख लीजिए। काइनेटिक फ्रिक्शन का भी फार्मूला आप सीधा याद रखेंगे म्यू एन। आपके लिए फ्रिक्शन का मतलब हो गया, फ्रिक्शन फोर्स का मतलब हो गया म्यू एन। अब अगर लिमिटिंग का केस है तो म्यू एस स्टैटिक्स होगा, मूविंग का केस है तो काइनेटिक होगा। बस फार्मूला यही है म्यू एन। तो आपको ये याद रखना, फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला म्यू एन, जैसे स्प्रिंग फोर्स का फार्मूला kx, ग्रेविटेशन फोर्स का फार्मूला mg, इसी तरीके से फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला क्या म्यू एन। बोलिए जरा, फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला क्या याद रखेंगे म्यू एन। समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छे से हम लोग कंडीशन समझ गए, कब ये स्टैटिक्स होगा कब ये काइनेटिक। ओके, और कुल मिलाकर नॉर्मल निकालना है। तो फ्रिक्शन का हर क्वेश्चन में नॉर्मल आपको निकालना ही पड़ेगा। कभी भी फ्रिक्शन फोर्स आया उसकी वैल्यू तभी मिलेगा जब नॉर्मल है, और नॉर्मल मिलेगा हमेशा वर्टिकल वाले फ्री बॉडी डायग्राम से। इस बार अगर मोशन हॉरिजॉन्टल फ्री हो रहा है तब भी वर्टिकल का आपको निकालना ही पड़ेगा। क्लियर है ये बात? अब जरा ध्यान से समझिए, कोई आपसे पूछे कि भाई आपने बताया दो, एक म्यू एस एक म्यू के। म्यू एस मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक। सेम सरफेस का सेम कंडीशन में किसका वैल्यू ज्यादा होता होगा? म्यू एस ज्यादा होगा या म्यू के ज्यादा होगा? तो देखो म्यू एस से क्या निकलता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एस एन, और म्यू के से क्या निकलता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और आप बोल रहे हो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑलवेज रिलेटेड होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन में क्या ज्यादा होता होगा? एन तो दोनों में होता है, तो ज्यादा क्या होता होगा? म्यू एस। समझ पा रहे हैं? तो नेक्स्ट पॉइंट अब बना कर लिख लीजिए नोट करके कि म्यू एस जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा म्यू के पे हमेशा। ये भी बना के लिखिए, ये भी बना के लिखिए, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू। एक पॉइंट और बहुत ध्यान से समझिए, कुछ चीजें है ना बहुत कंफ्यूजन होता है। मुझे एक क्वेश्चन भी डिस्कस करना है, आपका टेस्ट में शायद दिक्कत हो रहा होगा। देखिए कई बार एग्जाम में मान लो दो ऑप्शन है, सिर्फ ये है म्यू एस ग्रेटर देन म्यू के, इसको सही मानेंगे या गलत मानेंगे? आंसर है सही मानेंगे, ऑलवेज भी लिखा हुआ है तब भी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इवन तो कई बुक में सिर्फ यही लिखा रहता है, ये लिखा ही नहीं रहता है। देखिए चीजों को समझिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन किस कंडीशन का नाम है? जिस समय जस्ट मूव किया स्टार्ट करना,
आप नाम तो रख दिए लिमिटिंग, पर मूव करना स्टार्ट हो गया तो उसको काइनेटिक भी बोलना चाहिए, क्योंकि वो मोशन है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? पर कई बुक में सिर्फ यही कंडीशन लिखा हुआ मिलेगा। तो ये सारी चीजें क्या है, थोड़ा आपको ध्यान से काम करना पड़ेगा। क्लियर है? ओके, अभी पहले फ्रिक्शन पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बातें करेंगे। तो ये हो गया आपका काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू समझ गए, लिमिटिंग का समझ गए, दोनों का ये समझ गए। ठीक है, आइए इसके आगे हमें आपको क्वेश्चन कर सकते हैं। एक दो पॉइंट लिख दीजिए। क्या पॉइंट लिख दीजिए नोट करके, एक और पॉइंट, या इसी में नेक्स्ट पॉइंट बना दीजिए। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स does not depend on velocity, does not depend on velocity, acceleration, velocity, acceleration, and area of contact, area of contact। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? फ्रिक्शन तो दो टाइप का है, तो ये कौन सा फ्रिक्शन के लिए बात हो रही है? ये बात हो रही है जिसका हम लोग के पास फॉर्मूला है, यानी काइनेटिक और लिमिटिंग का। यही दो एग्जाम में जरूरत पड़ेगा। तो चाहो फ्रिक्शन जहां लिखे हो एरो देखकर उसके ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिए। ये फ्रिक्शन स्टैटिक्स के लिए नहीं है, स्टैटिक्स का सिर्फ एक कंडीशन के लिए है। आपने जो लिखा ना फ्रिक्शन फोर्स, ये कौन सा फ्रिक्शन फोर्स की बात कर रहे हैं? ये फ्रिक्शन बात कर रहे हैं दो के लिए। कौन कौन सा? लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी मुझे मोर प्रिसाइजली ऐसा लिखाना चाहिए था कि लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड एरिया ऑफ कांटेक्ट। क्या मेरी बात समझ पाए? सिर्फ स्टैटिक्स डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन बढ़ेगा फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो अपनी वैल्यू बढ़ाएगा या कम करेगा। पर एक बार लिमिटिंग पहुंच गया तो वो तो फिक्स है, उससे ज्यादा ऊपर नहीं सकता। इसका मतलब क्या है, बहुत ध्यान से समझिए। जैसे समझो एक बॉडी है, ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और सेम मास, और यही मास की स्पीड अगर इंक्रीज कर जाए और 20 मीटर पर सेकंड से चले, अब आपसे पूछे दोनों में किसमें ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा है, आंसर क्या होगा? सेम फ्रिक्शन लग रहा है। बात समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं कि गाड़ी तेज चलेगा तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है? म्यू एन। म्यू तो कांस्टेंट सरफेस पे डिपेंड कर रहा है, अब नॉर्मल में फिक्स होगा, दोनों केस में mg के बराबर है। समझ पा रहे हैं? यानी कि उसकी मोशन पे, मोशन का मोर स्पेसिफिक वर्ड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। एरिया ऑफ कांटेक्ट का मतलब जरा ध्यान से समझो। देखो एक बॉडी ऐसा है, अब ये मूव कर रहा है, अब उसी बॉडी को मैं ऐसा हॉरिजॉन्टली खड़ा, वर्टिकली खड़ा कर, अब मूव कर रहा है। बताओ दोनों केस में किसमें ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा? आंसर है सेम फ्रिक्शन लगेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये ऐसा खड़ा है तब भी उतना फ्रिक्शन लगेगा, इसको ऐसे सुधार दो, ऐसा हॉरिजॉन्टली कर दीजिए, तब भी इसमें उतना ही फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। समझ पा रहे हैं? जल्दी से ऐसा डायग्राम बना दीजिए, लिख लीजिए सेम फ्रिक्शन। मैंने फ्रिक्शन का नाम नहीं बोला क्योंकि शुरू में मैं समझा दिया, ये सारी बातें इस दो के लिए हो गई। दोनों केस में सेम फ्रिक्शन। आई जल्दी जल्दी करते हैं, सब फ्रिक्शन का थ्योरी कंप्लीट हो गया। ओके, अब जितनी इंफॉर्मेशन सीखे हैं
इसको एक ग्राफ में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक ग्राफ बनाएंगे, फ्रिक्शन फोर्स वर्सेस अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स वर्सेस अप्लाइड फोर्स, एक ग्राफ बनाते हैं फ्रिक्शन फोर्स वर्सेस अप्लाइड फोर्स। बहुत फेमस है, हर बुक में मिल जाएगा आपको। मान लीजिए ये अप्लाइड फोर्स है, और ये मान लो फ्रिक्शन फोर्स है। देखो शुरुआत में लिमिटिंग फ्रिक्शन से पहले फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू किसके बराबर होता है? अप्लाइड फोर्स के बराबर। y = x अगर आप ओरिजिन से पास करता है तो ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चलेगा 45 डिग्री एंगल से, दोनों फोर्स का वैल्यू सेम चलेगा। पर एक समय आएगा जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगा, मान लो ये मैक्सिमम वैल्यू, यही मैक्सिमम वैल्यू का नाम हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसका नाम हमने FL रखा है, इसका नाम है लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद बॉडी मूव करना स्टार्ट होगा, यानी ये वो पॉइंट है जहां बॉडी जस्ट बिगिन या जस्ट स्टार्ट टू मूव, या बॉडी जस्ट मूव करना स्टार्ट होगा। अब बॉडी जब मूव करना स्टार्ट होगा तो फ्रिक्शन का वैल्यू थोड़ा कम हो जाएगा, ये यहाँ पे थोड़ा कम होगा, और थोड़ा कम होकर अब ये कांस्टेंट हो जाएगा। जो कांस्टेंट वैल्यू है थोड़ा कम, ये है काइनेटिक, इसको F के बोलोगे। आप ज्यादा चाहो तो थोड़ा ज्यादा जल्दी लिखा देना ताकि यहाँ पे समझ में आए। तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला फ्रिक्शन आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, जो वैल्यू कांस्टेंट है ना। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इसे बना दीजिए।